हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, कल हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली से शुरुआत की थी। संसदीय शासन प्रणाली का पहला लेक्चर अपलोड कर दिया गया। तो जो नए विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाला वीडियो भी देख लें संसदीय शासन प्रणाली का और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग GS2 का पूरा सिलेबस और ऑप्शनल का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो कल हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली की 5 विशेषताएं पूरी की थी। आज 2-3 विशेषताएं और बाकी हैं, तो उन्हें भी आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे जो हमारा पूरा जो संसदीय शासन प्रणाली की जो पूरी विशेषताएं हैं वो आज पूरी हो जाएंगी। तो कल हम लोग ने 5 विशेषताएं पूरी की थी। आज छठी विशेषता देख लेते हैं। तो संसदीय शासन में दो प्रमुख होते हैं। एक संवैधानिक प्रमुख होता है, एक वास्तविक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख या प्रशासनिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री हमारे प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। तो गाइस, संवैधानिक प्रमुख का मतलब क्या है? संवैधानिक प्रमुख का मतलब ये है कि संविधान से सारी शक्तियां किन्हें मिलेगी? संविधान से सारी शक्तियां किसे मिलेंगी? राष्ट्रपति को मिलेंगी। और वास्तविक प्रमुख होने का मतलब क्या है कि आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि संविधान में हमारे प्रधानमंत्री को कोई भी शक्तियां नहीं दी गई हैं। तो हम इन शक्तियों को फिर प्रधानमंत्री को शक्तियां कहाँ से मिलती हैं? प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति को शक्तियां मिलती हैं, इन शक्तियों का प्रमुख प्रयोग कौन करता है? इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। इसलिए प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख कहते हैं, क्योंकि शक्तियां इन्हें मिली है, लेकिन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति ना करके प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख या प्रशासनिक प्रमुख कहते हैं। तो संसदीय शासन में दो प्रमुख होते हैं, एक संवैधानिक प्रमुख, एक वास्तविक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख में कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। और प्रशासनिक प्रमुख में कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। इन्हें प्रशासनिक प्रमुख कहते क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति को मिली हुई शक्तियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें प्रशासनिक प्रमुख या वास्तविक प्रमुख कहते हैं। क्योंकि असल में शक्तियों का प्रयोग कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। और राष्ट्रपति को डी जूरी हेड भी कहते हैं। डी जूरी हेड। और प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? डी फैक्टो हेड। तो आप लोग को ये भी समझ में आना चाहिए, डी जूरी हेड कहते हैं राष्ट्रपति को। आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है। तो और डी फैक्टो हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ये हो गया कि संसदीय शासन में 2 प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रशासनिक प्रमुख या वास्तविक प्रमुख का मतलब क्या है कि जो भी प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति की शक्तियों को प्रयोग करता है। संविधान में प्रधानमंत्री को कोई भी शक्ति नहीं दी गई है, इसलिए। तो ये हो गया संसदीय शासन की 6ठी विशेषताएं। 7वीं विशेषता पे आते हैं गाइस। 7वीं विशेषता होता है प्रतिदिन का उत्तरदायित्व। प्रतिदिन का उत्तरदायित्व। गाइस, ये प्रतिदिन का उत्तरदायित्व का मतलब है कि सरकार या प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है।
सरकार या प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, तो सरकार या प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कभी भी शासन से हटाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन सही से ना करे तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार या प्रधानमंत्री को शासन से कभी भी हटाया जा सकता है। तो इसका ये सिंपल सा मतलब हो गया कि इसका कोई सरकार या आप लोग को लगता होगा कि कोई प्रधानमंत्री 5 वर्ष का होता है या सरकार का कोई कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब तक लोकसभा में उनका विश्वास है तब तक वो सरकार बनी रहती है। जिस दिन लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस दिन सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो गाइस ये हो गई 7वीं विशेषता। तो ये हो गई संसदीय शासन की सारी विशेषताएं हो गई। गाइस आप लोग पहला लेक्चर भी देखिएगा तो उसमें 5 विशेषताएं हम लोगों ने और डिस्कस की हैं, तो और ये 2 हो गई। तो आज ये पूरी संसदीय शासन की विशेषताएं हो गई। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि हम लोग के चैनल को अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को पॉलिटी रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी को ऐसा समझा देंगे कि आप लोग फिर पढ़ेंगे नहीं, फिर आप लोग पढ़ाएंगे दूसरों को। तो ये संसदीय शासन की 6ठी विशेषता हो गई, ये 7वीं हो गई। और ऑनलाइन आपको इससे अच्छा जो कंटेंट कहीं पे मिलेगा नहीं मिलेगा। आने वाले जो ऑनलाइन में जो कंटेंट आने वाले 20-30 वर्षों में भी ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऑफलाइन में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन में लोगों के पास समय नहीं होता इतना डिटेल से पढ़ाने का, तो वो जल्दी से भगा के पढ़ा देते हैं। तो आप लोग से जैसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग के चैनल को फॉलो करिए और अपने नोट्स भी बनाइए, जिससे अगर आपको IAS का मेंस क्वालिफाई करना है तो हम लोग के लेक्चर को फॉलो करिए, जिससे आपका मेंस भी आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये हो गई 7वीं विशेषता। और 5वीं विशेषता हम लोगों ने पहले 5 विशेषताएं पहले पूरी कर दी हैं। तो आज हो गई संसदीय शासन की पूरी विशेषताएं पूरी हो गई। इसके बाद हम लोग आते हैं कि संसदीय शासन की कमियां क्या, संसदीय शासन को क्यों अपनाया गया, फिर बाद में हम लोग कमियां देखेंगे। तो गाइस देख लेते हैं संसदीय शासन की कमियां क्या क्या हैं। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल मेंस में इससे क्वेश्चन आते हैं, प्री में क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज नोट्स जरूर बनाइए अपने। तो गाइस संसदीय शासन क्यों अपनाया गया इसे देख लेते हैं। संसदीय शासन क्यों अपनाया गया। तो गाइस ये जितना भी हम लोग पढ़ा देंगे इतना डिटेल से कहीं भी नहीं पढ़ाते हैं। आप कोचिंग जाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि वहाँ कितने डिटेल से पढ़ाते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो अंत तक देखा करिए, जिससे आप लोग को पूरा जो भी समझाया जाए वो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। तो संसदीय शासन अपनाने के पहला कारण देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। तो गाइस जब 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ था, तो उसमें उसके द्वारा जब राज्य सरकारों का निर्माण हुआ तो वो जब राज्य सरकारों का निर्माण हुआ तो वो संसदीय शासन प्रणाली पे आधारित थी। तो एक तरह से राज्यों को संसदीय शासन प्रणाली का अनुभव था, जिस कारण हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को शामिल किया गया। तो इसे देख लीजिए। भारत शासन अधिनियम के द्वारा जब राज्य सरकारों का निर्माण हुआ, तो वो किस पे आधारित थी, वो संसदीय शासन प्रणाली पे आधारित थी। तो एक तरह से राज्यों को संसदीय शासन प्रणाली का अनुभव था, तो जिस कारण संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन प्रणाली को संविधान में शामिल हुआ। क्योंकि पहले से ही राज्यों को संसदीय शासन प्रणाली का अनुभव था, तो इससे अच्छा कोई नई शासन प्रणाली से अपनाने से अच्छा है कि वही पुरानी शासन प्रणाली को चालू रखा जाए, जिससे शासन चलाने में कोई किसी को दिक्कत ना हो। तो ये पहला कारण हो गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ये पहला कारण था कि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। दूसरा कारण देख लेते हैं गाइस। ये दूसरा कारण ये हो गया कि कार्यपालिका
व विधायिका के बीच कार्यपालिका व विधायिका के बीच टकराव की संभावना कम होती है। तो गाइस, संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता हम लोगों ने कल पढ़ी थी कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व विधायिका के बीच एक टकराव की संभावना कम होती है, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं और जो विधायिका के सदस्य वही थोड़े से कार्यपालिका के सदस्य बन जाते हैं। तो एक तरह से समन्वय और सामंजस्य दोनों के बीच बना रहता है। इसलिए कार्यपालिका व विधायिका के बीच टकराव कम होने के कारण तो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। क्योंकि इसे आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जब 1947 में लोकतंत्र बना था, जब भारत में लोकतंत्र आया, तो भारत के संविधान निर्माता ऐसी शासन प्रणाली चाहते थे जिसमें सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग होते हैं। तो हमारे संविधान निर्माता एक ऐसी शासन प्रणाली चाहते थे जिसमें कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के बीच जो टकराव की संभावना है वो बहुत कम हो। और ऐसा किसमें होता है? टकराव की संभावना किस प्रणाली में सबसे कम होता है? संसदीय शासन प्रणाली में सरकार के तीनों अंगों के बीच एक टकराव की संभावना बहुत कम होती है, जिस कारण हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को शामिल किया गया। ये दूसरा कारण हो गया। अब जबकि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को लेते तो क्या होता? उसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक टकराव बहुत अधिक होता है। आप लोग ने अमेरिका में शटडाउन की घटना को सुना भी होगा कि अमेरिका में शटडाउन क्या होता है कि कार्यपालिका व विधायिका के बीच जब टकराव बहुत अधिक हो जाता है तो उस घटना को क्या कहते हैं? शटडाउन कहते हैं। तो अमेरिका में हाल में ही जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति थे तो वहाँ पे एक शटडाउन जैसी घटना हो गई थी। कार्यपालिका व विधायिका के बीच एक टकराव बहुत एक चरम स्तर पर पहुँच गया था। तो टकराव की संभावना से कैसे बचा जाए, तो इस कारण हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को लागू किया गया। तो एक ये दूसरी विशेषता हो गई कि सरकार के तीनों अंगों के बीच कोई टकराव ना हो, ना कार्यपालिका, ना विधायिका, ना न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग हो गए, इनके बीच किसी तरह का कोई टकराव ना हो, जिस कारण संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। तो इसे आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। इसे आप लोग को जब भी क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा जाए कि संसदीय शासन प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाना चाहिए, तो आप लोगों को आंसर में क्या लिखना है कि हमें संसदीय शासन प्रणाली को चालू रखना चाहिए। क्यों चालू रखना चाहिए, आपको ये रीजंस बताने हैं। अब अगर आप अपने आंसर में ये सब रीजंस लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे मेंस में। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। गाइस, ऐसा आप लोग को कहीं भी नहीं समझाया जाएगा, चाहे ऑनलाइन पढ़ लीजिए चाहे ऑफलाइन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिससे जो भी आपको समझाया जा रहा है पूरा समझ में आ जाए। तो ये सेकंड विशेषता हो गई। तो गाइस, ये अब हम लोग तीसरे रीजन्स पे आते हैं। तीसरा कारण क्या था कि संसदीय शासन क्यों अपनाया गया? तीसरा रीजन ये था कि कैबिनेट सरकार में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। तो गाइस, भारत एक सामाजिक विविधतापूर्ण वाला देश है। भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं और विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। तो एक संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से
विभिन्न धर्म, विभिन्न समुदाय, विभिन्न जातियों के लोगों को सरकार में प्रतिनिधित्व मिल जाता है, इसलिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया। तो इससे देख लीजिए, भारत एक सामाजिक विविधता वाला देश है, सामाजिक विविधता वाला देश है, जहां विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं। तो गाइस, संसदीय शासन में कैबिनेट का शासन होता है, तो संसदीय शासन में कैबिनेट का शासन होता है। तो संसदीय शासन के माध्यम से विभिन्न धर्म के लोगों को, विभिन्न जाति के लोगों को, विभिन्न समुदाय के लोगों को, विभिन्न समुदाय के लोगों को सरकार में प्रतिनिधित्व मिल जाता है। आप लोग जैसे उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि हमारे सरकार में अभी इस समय कौन कौन से मंत्री हैं। तो हमारे सरकार में इस समय मंत्री कौन है, ये हमारी कैबिनेट हो गई। तो इसे देखिए आप लोग, हरदीप पुरी हमारे मंत्री हैं, एक हरदीप पुरी, एक है मुख्तार नकवी साहब, मुख्तार नकवी, एक है अनुप्रिया पटेल, अनुप्रिया पटेल, और एक हो गए हमारे अश्विनी वैष्णव साहब, अश्विनी वैष्णव। तो संसदीय शासन में होता क्या है कि एक कैबिनेट का शासन होता है, जो हम लोग ने कल डिस्कस किया था कि कैबिनेट का शासन होता है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। तो संसदीय शासन के माध्यम से विभिन्न धर्म के लोगों को, जाति के लोगों को, समुदाय के लोगों को सरकार में प्रतिनिधित्व मिल जाता है। जैसे देखिए, हरदीप पुरी सिख हैं, हरदीप पुरी सिख हैं, हरदीप पुरी सिख हैं, मुख्तार अंसारी मुस्लिम है, और अनुप्रिया पटेल एक पटेल समुदाय से आ गई, इधर अश्विनी वैष्णव वैष्णव समुदाय से आ गए। तो संसदीय शासन में विभिन्न धर्म, जाति और समुदाय के लोगों को सरकार में प्रतिनिधित्व मिल जाता है, क्योंकि भारत एक सामाजिक विविधतापूर्ण वाला समाज है। तो सभी समुदाय और जाति व धर्म के लोगों को सरकार में प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को गाइस अपनाया गया। ये देख लिया आप लोग एग्जाम्पल, हरदीप पुरी सिख हो गए, मुख्तार नकवी मुस्लिम हो गए, अनुप्रिया पटेल पटेल समुदाय से हैं, और अश्विनी वैष्णव समुदाय से हैं। तो विभिन्न धर्म के लोगों को, विभिन्न समुदाय के लोगों को और सरकार में प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो एक ये रीजन था कि जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया कि विभिन्न धर्म को प्रतिनिधित्व मिल जाए और जाति व समुदाय को सरकार में जगह मिल जाए, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था गाइस। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हरदीप पुरी सिख हो गए, मुख्तार नकवी मुस्लिम है, अनुप्रिया पटेल पटेल समुदाय से है, अश्विनी वैष्णव समुदाय से हैं। तो संसदीय शासन के माध्यम से विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय के लोगों को सरकार में प्रतिनिधित्व मिल जाता है, इसलिए संसदीय शासन को अपनाया गया। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए गाइस। तो चौथी विशेषता देख लेते हैं गाइस, चौथा रीजन देख लेते हैं कि इसे क्यों अपनाया गया। संसदीय शासन में कैबिनेट का शासन होता है, तो गाइस जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि संसदीय शासन में जो भी सरकार की सारी शक्ति होती है वो किसी व्यक्ति में निहित ना होकर एक समूह में निहित होती है। उस समूह को क्या कहते हैं, उस समूह को कैबिनेट कहते हैं। ये हो गई हमारी कैबिनेट। तो जब शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित ना होकर एक समूह में निहित होगी तो शक्तियों के दुरुपयोग होने की संभावना कम हो जाती है। जैसे किसी अगर आप एक व्यक्ति के हाथों में पूरी शक्ति डाल देंगे तो शक्ति के दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती है। जैसे नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग के पास सारी शक्तियां और किसी के पास सारी शक्तियां नहीं है, तो वहाँ शक्तियों के दुरुपयोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। जबकि भारत की शासन प्रणाली में देखेंगे तो आप जो शक्तियां होती है वो एक किसी व्यक्ति में निहित नहीं है, ना तो प्रधानमंत्री में निहित है, ना तो गृह मंत्री में निहित है। तो यहाँ पे शक्तियों के दुरुपयोग होने की संभावना बहुत कम हो जाती हैं गाइस। तो एक ये रीजन था कि शक्तियाँ कैबिनेट में निहित होती हैं, जिस कारण शक्तियों के दुरुपयोग होने की संभावना, शक्तियों के दुरुपयोग होने की संभावना कम हो जाती है।
कम हो जाती। अब गाइस कुछ लोग पूछते हैं नोट्स कैसे बनाने, नोट्स ऐसे बनाने हैं, आपको पूरा लिख लिख के नहीं बनाना, बस आपको एक शॉर्ट नोट्स बना लेने जिससे आपको खुद समझ में आ जाए कि आप क्या लिख रहे हैं। आपको एग्जाम में जाने से पहले कैसे आप लोग क्विक रिवीजन हो जाए 2-3 घंटे में। तो नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं, पूरे एक लाइन बाय लाइन आपको नहीं लिखना है। तो ये ऐसे आपके नोट्स बनेंगे। ये हमारा चौथा रीजन हो गया, कैबिनेट का शासन होता है। एक पांचवा रीजन देख लेते हैं गाइस। तो गाइस पांचवा रीजन ये होता है, संसदीय शासन में प्रतिदिन का उत्तरदायित्व होता है। प्रतिदिन का, जो हम लोगों ने आज विशेषता डिस्कस की थी, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व होता है। तो इसे आप लोग ने नोट कर लिया होगा, प्लीज नोट कर लीजिए उधर भी। तो गाइस प्रतिदिन का उत्तरदायित्व होने का मतलब है कि सरकार का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। सरकार का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, कार्यकाल नहीं होता है। तो संसदीय शासन में सरकार या प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो अगर सरकार जैसे मान लीजिए अपने कर्तव्यों को निर्वहन सही तरीके से नहीं करती है, अपने कर्तव्यों को एक कर्तव्य जो भी उत्तरदायित्व सरकार को मिला है उससे पूरा नहीं करती है, तो जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार को कभी भी हटाया जा सकता है। अगर सरकार सोच ले कि हमारा ये कार्यकाल 5 वर्ष का है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा, अन्यथा आपको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाके आपको सरकार से हटाया भी जा सकता है। इसलिए संसदीय शासन को अपनाया गया, क्योंकि एक सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो जाता है संसदीय शासन में, जबकि अध्यक्षात्मक शासन में होता है कि उनका कार्यकाल 4 वर्ष का बना रहता है और विधायिका द्वारा सरकार को कभी भी हटाया नहीं जा सकता है। तो एक उत्तरदायित्व सरकार का सुनिश्चित हो, तो इसलिए संसदीय शासन को अपनाया गया। सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो जाता है कि आपके लिए सरकार को ऐसा ना लगे कि उसका कार्यकाल 4 वर्ष का हो गया तो सरकार कोई काम नहीं करेगी। सरकार को कभी भी शासन से हटाया जा सकता है। यदि सरकार अपने कार्यों का निर्वहन ढंग से नहीं करती है, तो शासन कार्यकाल पूरा होने से पहले भी सरकार को शासन से हटाया जा सकता है। तो एक ये रीजन हो गए। जब भी अब आप लोग से क्वेश्चन सीधे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि संसदीय शासन क्यों अपनाया गया, आप लोग से ऐसा थोड़ा एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसदीय शासन को, जो वर्तमान में संसदीय शासन चल रहा है, उसे हटा के अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को लागू करना चाहिए। तो आप लोगों को एक आंसर ऐसे लिखना है कि संसदीय शासन जो चल रहा है वो ठीक है, उसे बना रहना चाहिए। क्यों बना रहना चाहिए, उसको आप लोग को आर्गूमेंट लिखने हैं कि ये 5 आर्गूमेंट जो आप लोगों को बताए गए ये आपको अपने आंसर्स में लिखने हैं, और उसके बाद निष्कर्ष देना है कि संसदीय शासन जो चल रहा है वो अच्छा है और उसमें थोड़ी कमियां हैं, उसमें सुधार करना चाहिए। तो आप लोग का एक निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए कि एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आंसर को खत्म करना है। निष्कर्ष में आप लोग को बताना है कि संसदीय शासन चल रहा है, वो उसमें को थोड़ी कमियां हैं, उस कमियों को सुधार करके संसदीय शासन को संसदीय शासन को बना देना चाहिए। तो गाइस ये आप लोग की 5 विशेषताएं, 5 रीजन्स हो गए कि संसदीय शासन को क्यों अपनाया गया। और इसके बाद कुछ लोगों को डाउट आ रहा था कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है, सर इसे स्पष्ट कर दीजिए। तो गाइस मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद और ये हो गया मंत्रिमंडल। कुछ लोगों को डाउट था कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में डिफरेंस क्या होता है, तो उसे आप लोग समझ लीजिए, इसमें अंतर क्या होता है। ये हो गया मंत्रिपरिषद, तो इसे कैबिनेट भी कहते हैं। तो कैबिनेट में कुछ मंत्री होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण
मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री। लेकिन जब भी आप मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री भी होंगे, प्लस राज्य मंत्री होंगे, प्लस उप मंत्री होंगे। तो मंत्रिपरिषद कैबिनेट का एक बड़ा रूप है। तो मंत्रिपरिषद एक कैबिनेट का एक बड़ा रूप है। कैबिनेट इसके अंदर आती है, मंत्रिपरिषद के अंदर कैबिनेट आती है। इधर राज्य मंत्री हो गए प्लस उप मंत्री हो गए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैबिनेट व मंत्रिपरिषद में क्या अंतर होता है। कैबिनेट थोड़ा सा एक पार्ट होता है, सरकार का एक थोड़ा से पार्ट होता है। तो आप लोग को जैसे ये हो गया, वेन डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं कैबिनेट एक थोड़ा सा एक कुछ मंत्रियों का समूह हो गया, जबकि मंत्रिपरिषद पूरे मंत्रियों का समूह होता है। जैसे कैबिनेट मंत्री भी उसमें शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में, प्लस राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं, प्लस उप मंत्री भी शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद एक बड़ी संरचना हो गई, जबकि कैबिनेट एक छोटी सी संरचना हो गई जिसमें सरकार के कुछ प्रमुख मंत्री शामिल होते हैं। तो ये सरकार के कुछ प्रमुख मंत्री कैबिनेट में हो जाएंगे, और जो राज्य मंत्री हो जाएंगे, उप मंत्री हो जाएंगे, ये पूरे मिलके एक मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। और कैबिनेट में कुछ सरकार के प्रमुख मंत्री शामिल होते हैं। तो ये कैबिनेट हो गया और ये मंत्रिपरिषद हो गया। तो आप लोग को कैबिनेट को मंत्रिमंडल भी बोलते हैं, और मंत्रिपरिषद को कैबिनेट को मंत्रिमंडल बोलते हैं। और मंत्रिपरिषद व कैबिनेट में अंतर क्या होता है कि कैबिनेट में थोड़े से मंत्री होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट का पार्ट होते हैं, और जो भी सरकार के अन्य मंत्री होते हैं कैबिनेट के अलावा वो सब भी मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट के मंत्री भी शामिल होते हैं, प्लस राज्य मंत्री शामिल होते हैं, प्लस उप मंत्री भी शामिल होते हैं। तो एक मंत्रिपरिषद एक बड़ी संरचना हो गई, कैबिनेट एक छोटी सी संरचना हो गई। तो गाइस ये आज हो गया आप लोग के लिए संसदीय शासन क्यों अपनाया गया, और इसके बाद संसदीय शासन की कमियां पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज़ जो विद्यार्थी पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे जो भी हम लोग एक फ्री एजुकेशन दे रहे हैं वो सभी तक पहुंच सके। तो गाइस थैंक यू सो मच।